तो मैंने कहा कि सैलरी का मतलब होता है कि जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से मिल रहे हैं उनके टैक्सेबल अमाउंट को जोड़ते चले जाना, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में से कुछ माइनस करते हैं। एक आइटम का मैंने हिंट आपको ऑलरेडी दे दिया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A। 50,000 रुपए माइनस करते हैं, बैलेंस इज कॉल्ड द टैक्सेबल सैलरी। तो जो सैलरी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल हो जाती है, उसमें कमीशन ऐड कर देते हैं, उसके अंदर बोनस ऐड कर देते हैं, और एम्प्लॉय को दो बेनिफिट्स और भी मिलते हैं। एक को कहा जाता है अलाउंसेस, एक को कहा जाता है परकेजेट्स। अलाउंसेस किसी खास काम के लिए अगर आपको कैश मिल जाता है तो उसको अलाउंस कहा जाता है। फिर चाहे वो पैसा आप खर्च करते हो या नहीं करते हो, डज नॉट मैटर। देने वाले ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, उसने कहा स्पेसिफिक काम के लिए हम आपको कैश दे रहे हैं, नाउ इट इज अप टू यू कि आप स्पेंड करते हो नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड द अलाउंस। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे ये कहता है कि हम आपको कैश नहीं देंगे, आपकी जरूरत नीड जब भी क्रिएट होगी आपकी नीड को पूरा कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द परकेजिट। तो अगर आपको खाना खिला दिया जाता है तो ये पर्क बन जाएगा। अगर आपके लिए खाने के लिए 1,000 रुपए पर मंथ मिल जाए, पहले ही आप खाओ मत खाओ, ये लंच अलाउंस मिल जाएगा। बीमार पड़ा, बीमारी का इलाज करवा दिया जाएगा, ये परकेजिट होगा। एक फिक्स अमाउंट पहले ही दे दिया जाए, चाहे बीमार पड़ो चाहे नहीं पड़ो, इसको फिक्स मेडिकल अलाउंस कहेंगे। आपके घर पे एक सर्वेंट रख दिया जाए, ये पर्क बन जाएगा। आपको 1,000 रुपए पर मंथ दे दिए जाए कि आप सर्वेंट रखो चाहे मत रखो, इसको सर्वेंट अलाउंस कहा जाएगा। लेकिन जो परकेजिट्स होते हैं वो तीन तरीके से मिल सकते हैं, फैसिलिटी, ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट। बॉस अपने पास से चीज देता है तो फैसिलिटी, बाहर से अरेंज करके देता है ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय से कहता है खुद अरेंज कर लो हम वापस कर देंगे, दैट इज द रीइंबर्समेंट। तो आपने मील अगर बॉस ने अपने पास से, अगर सपोज करते हैं बॉस ने क्या किया, सर्वेंट दिया जो बॉस ने खुद हायर किया था, दैट इज कॉल्ड द फैसिलिटी। सर्वेंट आपने हायर किया और जो भी आप उसको पैसा देते हो वो आपको वापस मिल जाता है, दैट इज द ऑब्लिगेशन। सर्वेंट आपने हायर किया और नहीं, सर्वेंट को सैलरी सीधे बॉस देता है, दैट इज द ऑब्लिगेशन। सर्वेंट आपने हायर किया, आपने सर्वेंट को सैलरी पे करी और आपको सैलरी अपने बॉस से वापस मिल गई, दैट इज द रीइंबर्समेंट। आपका बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो फैसिलिटी हो जाएगी। आपका बच्चा किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, फीस सीधे बॉस ने पे कर दी, वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा। आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, फीस आपने पे करी और जो भी फीस आपने पे करी वो आपको आपके बॉस से वापस मिल गया, ये रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो बॉस अपने पास से कोई चीज देता है तो फैसिलिटीज बोलते हैं, और बाहर से अरेंज होती है तो बोलते हैं ऑब्लिगेशन या रीइंबर्समेंट। ऑब्लिगेशन रीइंबर्समेंट में इतना डिफरेंस होता है, बॉस डायरेक्टली पेमेंट कर देगा तो ऑब्लिगेशन, पहले एम्प्लॉय पेमेंट करेगा और बाद में बॉस उसको वापस कर देगा, दैट इज कॉल्ड द रीइंबर्समेंट। तो जितने भी अलाउंस और पर्क होते हैं वो उनको जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो सैलरी में ऐड किया जाता है। तो मैंने कहा पहले अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। तो अलाउंसेस कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट किया जाता है और बाकी जितने भी अलाउंस बच जाते हैं वो फुली टैक्सेबल हो जाते हैं। तो जो अलाउंसेज होते हैं उसमें से कौन कौन से अलाउंस में से एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है, उसके लिए मैंने कहा था सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में बताया गया है, और कितना एग्जम्पशन मिलेगा ये रूल 2BB में बताया गया है। तो इसमें 6 अलाउंसेज ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल पर्पज से प्रोवाइड किए जाते हैं, और जितना भी खर्च करोगे ऑफिस के काम के लिए, जिस पर्पज के लिए अलाउंस मिला उस काम के लिए जो भी खर्च कर दोगे वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हेल्पर अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, रिसर्च अलाउंस हो गया। लेकिन कुछ प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेज होते हैं जो पर्सनल पर्पज के लिए मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पशन एक्चुअल खर्चे पर डिपेंड नहीं करता है। जो एक्ट में अमाउंट लिखा हुआ है मैक्सिमम उतना ही एग्जाम्पशन दिया जाएगा। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, ब्लाइंड या डेफ एंड डम्ब के लिए ₹3200 पर मंथ। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी ऐसे पर्सन को मिल रहा है जो डिसेबल है, डिसेबल्ड नहीं है, तो फुली टैक्सेबल होगा। केवल डिसेबल्ड के केस में एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाएगा। हिल एरिया कंपनसेटरी अलाउंस दैट इज 300 to 7,000 का बेनिफिट मिलता है। तो 3-4 इसके बीच में फिगर आती हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में कितनी हाइट पे आपकी पोस्टिंग है इस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद दे रखा है ट्राइबल एरिया अलाउंस, जिसको बैकवर्ड एरिया अलाउंस भी कहते हैं, ₹200 पर मंथ का मिलता है। और एक जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज होते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उनके एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिलता है उसमें से जो एग्जम्पशन मिलता है वो होता है ₹10,000 पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवरेज लोअर।
इसके बाद इस कैटेगरी के अंदर 7-8 अलाउंसेज और थे, टोटल 14 अलाउंसेज हैं। जैसे कि मैंने आपको जो माइंस वगैरह में काम करते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस भी बताया था मैंने, जो आर्म फोर्सेज वगैरह के हाई एल्टीट्यूड पे होती है तो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है वो भी बताया था। तो मैंने कहा जस्ट रीड पढ़ लेना, लेकिन आते वही है जो मैंने 6 आपको स्टार्टिंग में टीच कर दिए। और इन 6 प्लस 14 20 के अलावा कोई भी अलाउंस होगा दैट इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, क्योंकि जनरली वो आप ही को बेनिफिट देता है। डियरनेस अलाउंस हो गया, फिक्स मेडिकल अलाउंस हो गया, लंच टिफिन अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस हो गया। जितने भी अलाउंसेस बच गए वो सारे के सारे आखिरी कैटेगरी में जाएंगे एंड दीज आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। फिर मैंने कहा कि बेटा एक अलाउंस आखिरी और होता है जिसको कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस। मैंने कहा ये उस 3 में से किसी कैटेगरी के अंदर नहीं जाएगा, इसको अलग से मैं टीच करूंगा। शॉर्ट में इसको एचआरए कहा जाता है। अगर आपका बॉस आपको रेंट पे करने के लिए कोई कैश दे रहा है, इसको कहा जाता है हाउस रेंट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस में से आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं पहले इसके लिए पढ़ाऊं, उससे पहले यह बात समझ लो कि जब भी डीए मिलेगा तो डीए के आगे या तो लिखा होगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स या लिखा होगा नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो मैंने इसका मतलब भी समझाया। इसका मतलब हमेशा डीए फुली टैक्सेबल होगा। पहली बात, टैक्सेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डीए हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। तो सर ये स्टेटमेंट दे क्यों रखे होते हैं? जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन की जाती है, जैसे प्रोविडेंट फंड पेंशन वगैरह हो गया, तो वहां सैलरी जहां वर्ड लिखा हुआ है वहां सैलरी का मतलब क्या माना जाएगा? केवल बेसिक सैलरी या बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो अगर डीए के आगे फॉर्मिंग लिखा होगा तो वहां सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा, डीए के आगे नॉट फॉर्मिंग लिखा होगा, तो वहां सैलरी का मतलब केवल बेसिक सैलरी माना जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर मैं आपको डीए के आगे फॉर्मिंग या नॉट फॉर्मिंग दूं, कंफ्यूज मत करना, डीए हमेशा फुली टैक्सेबल होगा, चाहे उसके आगे फॉर्मिंग लिखा हो चाहे उसके आगे नॉट फॉर्मिंग लिखा हो। इस इंफॉर्मेशन के साथ एचआरए का एग्जामिनेशन में आपके लिए टीच करूंगा, और सेक्शन में आपके लिए बता दूं, जो सेक्शन होता है वो होता है 10 सब सेक्शन क्लॉज 13A, और रूल होता है 2A। जो बाकी थे उनका 10-14 था जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और रूल 2BB था। लेकिन एचआरए के लिए देखो डेडिकेटेड सेक्शन बनाया गया और रूल भी डेडिकेटेड बनाया गया, 10-13A रूल 2A। अगर आप रेंट पे करने के लिए, जरूरी नहीं है आप रेंट पे करो, अलाउंस की खास बात यही होती है, बॉस दे देता है, जिसका अपना घर है वो रेंट क्यों पे करेगा? तो वो इसको बेसिक सैलरी के बराबर मान लेगा। वो क्या देगा? सैलरी मिल रही है, जिसको जिसको रेंट पे करना होगा वो उसको अलाउंस मान लेगा। बॉस ने अपनी तरफ से आपको दे दिया कि हम आपको रेंट पे करने के लिए दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द हाउस रेंट अलाउंस। मैं सरकार से पूछता हूं कि सर एग्जम्पशन का बेनिफिट क्यों दे रहे हो? तो सरकार ने जवाब दिया, मैंने कहा सर फुली टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। अगर आदमी रेंट पे भी कर रहा है तो वही तो मकान में एंजॉय कर रहा है, तो जब वही मकान को एंजॉय कर रहा है तो फिर सर इसमें आप टैक्सेबल क्यों नहीं कर रहे हो, एग्जम्पशन का बेनिफिट क्यों दे रहे हो? तो सरकार ने जवाब दिया, जनरली आदमी रेंट तभी पे करता है जब जॉब करने के लिए दूसरे शहर में मूव करता है, और तुम किसी दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जा रहे हो, इस मजबूरी में आपके लिए एचआरए दिया जा रहा है, और इस मजबूरी में आपको रेंट पे करना पड़ रहा है। एचआरए मिल रहा है ये मत बोलो, इस मजबूरी में आपको रेंट पे करना पड़ रहा है। बोले अगर हम आपको आपके शहर में ही नौकरी दे पाते तो आप दूसरे शहर में क्यों जाओगे? ये लग जरूर रहा है कि आदमी अपने बेनिफिट के लिए खर्च कर रहा है, लेकिन मजबूरी में खर्च कर रहा है। जिस जिस आदमी को अपने शहर में ही नौकरी मिल गई वो तो आचार्य पूरा बचा लेता होगा, वो तो आचार्य खर्च ही नहीं करता होगा, और जिस बेचारों को अपने शहर में नौकरी नहीं मिलती होगी, अब कोई बेंगलोर का रहने वाला है, आईटी है, उसने बीसीए एमसीए किया हुआ है, या उसने फिर आईआईटी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और उसको बेंगलोर में किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है, उसका तो आचार्य पूरा का पूरा बच रहा है। और कोई आदमी दिल्ली का रहने वाला है या यूपी बिहार के छोटे से शहर या गांव का रहने वाला है, वो इंजीनियरिंग करता है या मास्टर ऑफ मास वो कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए करता है, एमसीए करता है, और इसके करने के बाद उसकी जॉब बेंगलोर लगती है, तो बेचारे को वहां रेंट पे करना पड़ेगा। तो सरकार कहती है रेंट कोई खुशी से पे नहीं करता है, जॉब करने के लिए दूसरे शहर में मूव करते हो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर, इसलिए क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, तो हमें लगता है कि हमें आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट देना चाहिए। हर चीज के पीछे रीजन है, इनकम टैक्स में रखने वाली चीज 2 या 3% है, अदरवाइज हर चीज के पीछे लॉजिक है।
और एग्जम्पशन सरकार कहती है इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो आपको जो रेंट पे कर रहे हो वो मेट्रो सिटी में कर रहे हो या नॉन मेट्रो सिटी में आप रेंट पे कर रहे हो। जॉब कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, रेंट पेड से मतलब है, रेंट पेड इन मेट्रो सिटी और रेंट पेड। सर इसका क्या मतलब हुआ, अगर जॉब करते हो मेट्रो में और रेंट पे नॉन मेट्रो में कर रहे हो तो एग्जम्पशन नॉन मेट्रो के हिसाब से दिया जाए। मेट्रो केवल 4 शहरों को माना जाता है, एक तो दिल्ली को माना जाता है, एक मुंबई के लिए, एक कोलकाता के लिए और एक चेन्नई के लिए। इन 4 शहरों में आप रेंट पे कर रहे हो। तब जैसे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारे शहर हैं, गुड़गांव बना हुआ है जिसको आप गुरुग्राम भी कहते हैं, नोएडा बना हुआ है, फरीदाबाद बना हुआ है, गाजियाबाद बना हुआ है। तो कोई अगर दिल्ली में जॉब करता है और रहता गाजियाबाद के अंदर है तो एग्जम्पशन मेट्रो वाली कैटेगरी का नहीं होगा, नॉन मेट्रो वाली कैटेगरी का होगा। और किसी की जॉब नोएडा में लगी हुई है लेकिन रहता दिल्ली में, रेंट दिल्ली में पे कर रहा है, तो एग्जम्पशन नोएडा के बेस पर नहीं मिलेगा क्योंकि रेंट तो वो दिल्ली में पे कर रहा है तो मेट्रो। तो लोग कंफ्यूज हैं, आप कहां जॉब करते हो इसके बेस पे नहीं है। जैसे मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आप रहते हो, मुंबई के बाहर, मुंबई शहर के बाहर जो शहर दूसरा आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर के, और वहां से आप जॉब करने मुंबई आते हो, आप रेंट कहां पे कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा, जॉब चाहे कहीं करते हो आप। तो अगर आप 4 शहरों में करते हो तो सरकार कहती है एग्जीबिशन का अमाउंट हम देंगे या तो 50% ऑफ सैलरी के बराबर, या जो आपको एचआरए मिला होगा इसके बराबर, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, या जो आप रेंट पे करते होगे उसके बराबर, रेंट पेड। तीन ही, लेकिन इसमें से हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। और इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उसका एग्जम्पशन आपके लिए दिया जाएगा, विच एवर इज लोअर। तो एग्जम्पशन निकालने का बहुत खास तरीका है, या तो आप अपने सैलरी के 50% के बराबर ले लो, या जो आपको एचआरए मिलता है वो लिमिट बन जाएगी, या जो भी आपने रेंट पे किया 10% ऑफ सैलरी के ऊपर। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा सरकार कहती है उसका एग्जम्पशन हम आपको देने के लिए तैयार है। तो मैं कहता हूं ठीक है, इस तीनों लिमिट को निकालेंगे कैसे, सरकार ने कहा क्या दिक्कत है, एचआरए कितना मिलता है वो तो क्वेश्चन पेपर में दे ही रखा होगा, हमने चलो इस पर टिक कर देते हैं। बोले रेंट कितना पे करते हो ये तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन पेपर में मैंने कि यहां दे रखा होगा। बोले 2 जगह दिक्कत आएगी, एक तो 50% ऑफ सैलरी में दिक्कत आएगी, और एक जो रेंट पे में से 10% सैलरी माइनस करना है, ये मैंने दिक्कत, सरकार ने कहा दिक्कत इसमें क्या है, मैंने कि सैलरी का क्या मतलब है, क्या बेसिक सैलरी का। सरकार ने कहा यहां एक सैलरी हम अलग से बताते हैं और इसको कहेंगे सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। और इसके अंदर हम केवल 3 अमाउंट लेंगे, एक तो हम लेंगे बेसिक सैलरी, और डीए हम तभी लेंगे जब डीए बाकी कामों के लिए यूज में आता होगा, उसके आगे फॉर्मिंग लिखा होगा। अगर डीए के आगे फॉर्मिंग लिखा है और डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए यूज में आ रहा है तो हम ये मानेंगे ये बेसिक सैलरी के बराबर है, और हम एचआरए के लिए भी सैलरी के अंदर डीए को इंक्लूड करेंगे। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने और बोली कि इसके अंदर कमीशन को भी इंक्लूड करो, और कमीशन को तभी इंक्लूड करो जब फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर हो। परचेज पे होगा तो नहीं, लमसम में होगा तो नहीं, सेल पे होना चाहिए, टर्नओवर का मतलब सेल भी होता है, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। मैं आपको थोड़ी देर में यह बात जरूर बताऊंगा कि ये 3 आइटम ही क्यों लिए गए इसके अंदर, ये भी समझाऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा उसके बाद। तो एक तो मेन सैलरी चल रही होगी और एक सैलरी और निकालोगे एचआरए के लिए, उसके अंदर केवल 3 अमाउंट लोगे, पहला अमाउंट बेसिक सैलरी, दूसरा डीए फॉर्मिंग, और कमीशन तब लोगे जब कमीशन की 2 खास बातें होंगी, एक तो परसेंटेज और एक टर्नओवर के ऊपर। लमसम में मिल रहा हो तो नहीं, परचेज पे मिल रहा हो, जो परचेज डिपार्टमेंट में होते हैं उनको परचेज करने पे भी कमीशन मिलता है, क्योंकि परचेज करना भी इजी नहीं होता है। परचेज करने के लिए बहुत सारी बातें, कि कितना किस समय हमें परचेज करना चाहिए, कि हमने इतना परचेज कर लिया कि अब बाकी चीजों खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है तो वो परचेज भी बेकार चला जाएगा।
प्राइस कम होने वाली, हमने पहले खरीद लिया। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कितनी कितनी सारी चीजें परचेज करते समय मिनिमम ऑर्डर क्वालिटी, कितना टाइम आने में लग जाएगा, सब कुछ ध्यान रख के परचेजिंग की जाती है। तो परचेज वालों को भी कमीशन मिलता है, सेल वालों को भी मिलता है। सरकार ने कहा सेल वालों को अगर कमीशन मिल रहा है तब हम उसको इंक्लूड करेंगे, परचेज वालों को मिल रहा है तब कमीशन को हम मेन सैलरी में तो ऐड करेंगे लेकिन एचआरए की सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। तो ये बात बच्चों को तब समझ में आती है जब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, वरना उनको समझ में नहीं आती है। मैंने लिखा कि बेटा सपोज करते हैं यहां बेसिक सैलरी दे रखी है 30,000 रुपीज पर मंथ, और फिर मैंने यहां पे लिखा कि यहां पे डीए दे रखा है 10,000 रुपीज पर मंथ, और इसके आगे लिखा हुआ है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। केवल फॉर्मिंग लिख देंगे तो पूरा मान लिया जाएगा। फिर क्योंकि ये सेल्स डिपार्टमेंट में है तो इसके लिए कमीशन मिलता है 2% ऑफ टर्नओवर। और मैंने पूछा एक साल में तुमने सेल कितने की कर दी, उसने कहा 40 लाख रुपए की सेल कर दी। अलाउंसेस तो और भी मिलते होंगे लेकिन क्योंकि एचआरए करना है केवल, तो एचआरए उसको मिलता है 12,000 रुपीज पर मंथ, और ब्रैकेट में मैंने लिखा रेंट पेड इन दिल्ली, और वो रेंट पे करता है 15,000 रुपए पर मंथ, और आपको निकालनी है टैक्सेबल सैलरी। तो कैसे करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, तो पहले तो लिख लेंगे हम लोग बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 3,60,000। फिर यहां पे लिखेंगे डीए 10,000 इंटू 12, और ये हो गया 1,20,000। इसके बाद यहां पे मैंने लिखा कमीशन, तो कमीशन हो गया 80,000 रुपए, क्योंकि 40 लाख का 2% 80,000। फिर इसके बाद मैंने यहां पे लिखा एचआरए, और एचआरए उसको मिलता है 12,000 रुपए, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,44,000। यहां से माइनस करेंगे एग्जाम्शन, सेक्शन लिख दोगे बहुत अच्छी बात है, सेक्शन याद नहीं आए तो अंडर रूल तो जरूर लिख देना 2A। अब आते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर। सबसे पहले देखो मेट्रो में रहता है नॉन मेट्रो में, तो क्वेश्चन में दे रखा था दिल्ली, तो पहली बात तो पता चल गई मेट्रो में रहता है। फिर एक निकालते हैं सैलरी, सर ऊपर निकाल तो रहे हैं, वो तो मेन सैलरी है। एचआरए के लिए जहां जहां सैलरी आ रहा है वहां बेसिक सैलरी तो लेंगे, तो 360 तो ले लिया। डीए तभी लेंगे जब डीए के आगे फॉर्मिंग होगा, इस क्वेश्चन में फॉर्मिंग दे रखा है, और डीए एक साल का 1,20,000 रुपए था। कमीशन तभी लेंगे जब परसेंटेज और टर्नओवर होगा, देखो परसेंटेज भी है टर्नओवर के ऊपर भी है, तो 80,000 रुपए और ऐड कर दिया गया, तो ये हो गया 5,60,000। ये वो सैलरी आ गई जो डीए के एचआरए के पर्पज से सैलरी है, तो ये हो गया 4,80,000, और 80 80 60 5,60,000। अब एक सैलरी हमें मिल गई एचआरए के लिए, जिसको सैलरी बोलते हैं। अब यहां पे हम तीन लिमिट्स निकालते हैं। पहली लिमिट 50% ऑफ सैलरी, जो पहली लिमिट थी वो थी 50% ऑफ सैलरी। देखो 50% ऑफ सैलरी, अब यहां सैलरी का मतलब एचआरए होगा, और ये हो गया 2,80,000। फिर दूसरी लिमिट लिखी हुई थी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और वो क्वेश्चन पेपर में ही दे रखा है 12,000 रुपए पर मंथ, तो वो हो गया 1,44,000। फिर तीसरी लिमिट थी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो भी आप रेंट पे करते हो 10% से ऊपर जो पे करते हो, तो रेंट पेड कितना था, और रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा था आपके लिए 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1,80,000। 15,000 इंटू 12 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी 5,60,000 थी, तो 56,000 रुपए माइनस कर दिया, तो ये आ गया 1,24,000 रुपए। अब हम यहां पे लिखते हैं एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन इन तीनों में जो भी सबसे छोटा होगा, और वो है आखिरी लिमिट 1,24,000 रुपए। तो यहां माइनस कर देंगे वर्किंग नोट से 1,24,000, तो ये बच जाएगा 20,000।
इसको कहा जाता है ग्रॉस सैलरी। तो 5,60,000, 5,80,000। यहां से हम माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000। तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 5,30,000। तो बहुत इजी है, 3 लिमिट्स, पहले मेट्रो नॉन मेट्रो, अभी क्वेश्चन मेट्रो का ही करवाऊंगा एक और। सैलरी देख लेना, अगर इस क्वेश्चन में मैं डी के आगे नॉन मेट्रो दे देता तो मेन सैलरी में तो आता, लेकिन एचआरए की सैलरी में नहीं आता। अगर मैं इसके आगे दे देता कमीशन लमसम के अंदर 80,000 है, परसेंटेज में नहीं, 80 ही मिलेगा कितनी भी सेल करो, तो भी नहीं लेते, तभी लेंगे परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा और 3 लिमिट निकालेंगे और उसके बेस पे एग्जम्पशन का बेनिफिट आपके लिए दिया जाता है। 50% ऑफ सैलरी एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और इन तीनों में जो भी लोअर होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी बुक से करवाऊं उससे पहले यहां एक क्वेश्चन छोटा सा और लिख देता हूं। सपोज करते हैं किसी आदमी की जो बेसिक सैलरी है वो है 40,000 रुपए पर मंथ, 40,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस दे रखा है 20,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में दे रखा है 50% फॉर्मिंग, और कमीशन जो दे रखा है वो दे रखा है 18,000। बोनस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 12,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्वेश्चन में दे रखा है, और वो दे रखा है 250 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। और एचआरए क्वेश्चन पेपर में दे रखा है दैट इज 15,000 पर मंथ, और ब्रैकेट में रेंट पेड इन मुंबई। और कितना रेंट पे कर रहा है, ₹18,000 पर मंथ। जल्दी से मुझे आप लोग टैक्सेबल सैलरी निकाल के दिखाओ। आपके पास 5 मिनट हैं, जल्दी से निकाल के दिखाओ बेटा, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊं मैं आप लोगों के लिए। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12, 4,80,000। डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12, 2,40,000। कमीशन 18,000, बोनस 12,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 250 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 250 इंटू 3 इंटू 12, 9,000 माइनस रूल 2BB 100 इंटू 2 इंटू 12, 100 इंटू 2 इंटू 12, 2,400, 6,600। अब हुआ एचआरए 15,000 इंटू 12, 1,80,000। यहां से माइनस करेंगे एग्जेम्पशन, और अंडर रूल 2A प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट्स बनाते हैं बेटा। तो वर्किंग नोट्स में पहले देखा मेट्रो और नॉन मेट्रो, मुंबई का मतलब मेट्रो। अब निकालते हैं सैलरी। बेसिक सैलरी 4,80,000 प्लस डीए। डीए तभी लेंगे जब फॉर्मिंग होगा, और 50% आधा फॉर्मिंग है, तो 240 का आधा हो गया 1,20,000। कमीशन नहीं लेंगे, क्योंकि कमीशन तभी लेंगे जब परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा, और यहां पे लमसम में कमीशन दे रखा है, इसलिए कमीशन विल नॉट बी टेकन। तो ये हो गया 6 लाख रुपए, और ये 6 लाख रुपए आपके लिए हो गई वो सैलरी जो एचआरए के लिए बोली जाएगी। सर इस पे आप हमेशा
बॉक्स क्यों बना देते हो? इसलिए बना देते हैं बॉक्स, वरना कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं वो बताता हूं मैं। पहले इसका 50% निकाल दे, 6 लाख, और ये हो गया 3 लाख। दूसरी लिमिट दे रखी है एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और वो HRA दे रखा है 15,000 रुपए। तो 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1,80,000। इसके बाद तीसरी लिमिट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड वो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000। तो 18,000 का मतलब हो गया 2,16,000। 18,000 इंटू 12, 2,16,000 माइनस 10% 60,000। अगर मैं इसमें बॉक्स नहीं बनाता तो जो कई बार पहली लिमिट होती है 3 लाख रुपए, इसका 30,000 रुपए बच्चे माइनस कर देते हैं। ये मैं अपने 15-16 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कई बार बच्चे जल्दीबाजी में ऊपर देखते हैं और 3 लाख का जो 50% होता है उसका 10% माइनस कर देते हैं। सैलरी का 60,000 रुपए हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 1,56,000 1,56,000 आ जाएगा बेटा। इन तीनों में हम देखते हैं लोअर कौन सा है, और लोअर हो गया 1,56,000। तो यहां हम माइनस कर देंगे एग्जम्पशन 1,56,000। तो ये हो गया 24,000। इस 24,000 को कहा जाएगा ग्रॉस सैलरी। 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 6,600 और प्लस 24,000, और ये हो गया 7,80,600। यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन वी विल डिडक्ट ₹50,000 एंड द टैक्सेबल सैलरी इज 7,30,600 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, 7,30,600। एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद में फिर आपसे बात करूंगा। मुझे पहले प्रैक्टिस करवानी है एक और क्वेश्चन की। बेसिक सैलरी 25,000 per month, dearness allowance 40% of basic salary, in the bracket 50% forming, commission 2% of purchase, total purchase ₹50 lakh। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ। इसके बाद सर्वेंट अलाउंस 2,500 पर मंथ। HRA 14,000 पर मंथ। रेंट पेड इन चेन्नई 17,000 पर मंथ। टैक्सेबल सैलरी निकाल के दिखाइए बेटा। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखना, मैं शुरू करता हूं। बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, दैट इज 3 लाख। डियरनेस अलाउंस दैट इज 25,000 का 40% 10,000, 1,20,000। कमीशन 50 लाख का 2% 1 लाख। बेसिक सैलरी 25,000 का 12% 3 लाख। DA 10,000 इंटू 12 120, क्योंकि 25,000 का 40%। कमीशन 50 लाख का 2% 1 लाख हो जाएगा बेटा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस तभी आपके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट होता है जब वो डिसेबल्ड होता है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा हो तो हमेशा फुली टैक्सेबल कर देना, इट इज 24,000। सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। हाँ, हेल्पर अलाउंस होता है
तो हम मानते हैं ऑफिस के पर्पज से था, तब एक्सपेंडिचर को हम माइनस कर देते हैं 2500 इंटू 12, दैट इज 30,000। इसके बाद एच आर ए है 14,000 रुपीज पर मंथ, तो 14,000 इंटू 12, 1,68,000। यहां से बच्चों माइनस करेंगे एग्जामिशन, सेक्शन 10 13A याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अंडर रूल 2A लिखोगे तो टीचर बहुत इंप्रेस होगा। प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट्स बनाए जाते हैं, और वर्किंग नोट्स में पहले देखते हैं सिटी, और सिटी के आगे लिखा हुआ है चेन्नई, तो मेट्रो हो गया। फिर दूसरी चीज निकालते हैं सैलरी। एक मेन सैलरी है, एक एचआरए के लिए सैलरी होगी, बेसिक सैलरी ऑलवेज, और डीए जब और कामों के लिए यूज में आ रहा है तो फिर एचआरए के लिए यूज में क्यों नहीं आना चाहिए। और मैंने दिया 50% फॉर्मिंग, तो वो हो गया 60,000 रुपए। लेकिन कमीशन नहीं आएगा, कि कमीशन परसेंटेज पर सेल या टर्नओवर पे होनी चाहिए, परचेज वाले को नहीं लिया जाएगा। तो सैलरी हो गई 3,60,000, इसको कहा जाता है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। अब पहली लिमिट निकाल लेते हैं, 3,60,000 का 50% एंड इट कम्स 1,80,000। दूसरी लिमिट निकाल लेते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 1,68,000, ये एचआरए हो गया। और तीसरी लिमिट होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा है 17,000, तो 2,04,000 रुपये हो जाएगा बेटा। 17,000 इंटू 12, 10% माइनस करेंगे तो हो जाएगा 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये जब इसमें से माइनस कर दोगे आप, तो आ जाएगा 1,68,000, यस 1,68,000। तो इसमें से लोअर कोई सा भी मान लो, दूसरा तीसरे में 168 सबसे लोअर हो जाएगा, तो यहां माइनस कर देंगे। ये भी 168 ही था, यस बाई चांस वाली बात है, इक्वल आ गया एचआरए के बराबर, तो ये हो जाएगा नील। तो नील हो जाएगा आपके लिए। तो कितना टोटल हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका बेटा 3 लाख प्लस 120, 480, तो ये हो गया, प्लस 1 लाख और ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 लाख ऐड करने के बाद 24 प्लस 30, 54,000 और ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 6,34,000। और इसमें से माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 1A 50,000 रुपए का, तो 5,84,000, दिस इज द आंसर। 5,84,000, 5,20,000 प्लस 54,000, 574 आएगा बेटा। ये दोबारा से कर देता हूं मैं, तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 5,74,000, और यहां से माइनस कर दिया जाएगा 50,000, तो आंसर आ जाएगा 5,24,000। राइट, 5,24,000 इज द करेक्ट आंसर। जब सैलरी लिखी गई तो सैलरी में केवल दो अमाउंट लिखे गए एचआरए की में, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए के आगे फॉर्मिंग। सरकार लॉजिक देती है, जब डीए आप बाकी सब कामों के लिए यूज कर रहे हो, जब प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन के लिए भी डीए को, मतलब जितने भी और बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, वहां सैलरी का मतलब डीए में फॉर्मिंग माना जाएगा। तो हम एचआरए के लिए भी डीए को सैलरी का हिस्सा मानेंगे अगर डीए के आगे फॉर्मिंग लिखा हुआ। लेकिन एक्ट में कमीशन नहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कभी अगर एक्ट देखोगे तो सैलरी की डेफिनेशन में केवल दो आइटम लिखे हुए हैं, एक तो बेसिक सैलरी डीए, और जो कमीशन वाला है वो नहीं लिखा हुआ है एक्ट में। तो बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार वो एक्ट को पढ़ते हैं। अभी आप एक्ट को नहीं पढ़ोगे, जब फाइनल में आओगे तो आपको एक्ट की लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी बहुत सारी। अगर मैंने भी आज एक वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब के अंदर, रिटर्न ऑफ इनकम, वो सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिवली। एक ट्रस्ट की भी अपलोड करी है यूट्यूब पे, दोनों केवल और केवल सीएमए फाइनल के लिए हैं। उनकी तुम लैंग्वेज देखना, जो एक्ट में लैंग्वेज लिखी है एज इट इज वही लैंग्वेज। यहाँ तो मैं अपने हाथ से भी चार्ट्स बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन फाइनल में मैं ऐसा काम कम करता हूँ, फाइनल में लॉ की लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अमेंडमेंट्स कोई आता तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तो लॉ की लैंग्वेज की आपको हैबिट होनी चाहिए। तो फिर वहां बच्चे देखते हैं वहां पे कमीशन लिखा नहीं होता है। अब बच्चे परेशान को कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कमीशन भी लेंगे, एक्ट में तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो हालांकि तुम्हारे केसेस में कोर्ट केसेस वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन डीए में मैंने खास तौर से ये वाली बात लिखी हुई है, और डीए में मैंने लिखा हुआ है एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, और एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कमीशन इफ रिसीव्ड एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर।
और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ये वाला, गैसनर डुप्लीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईडी, और सीआईडी का मतलब होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपको केस का नाम याद नहीं करना है, केसेस इंटर में नहीं है, केसेस फाइनल के अंदर है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर किसी को कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब वो बेसिक सैलरी के इक्विवेलेंट है, वो सैलरी का हिस्सा है। सरकार कोर्ट ने यह माना कि परसेंटेज के फॉर्म में अगर कमीशन सेल पे मिल रहा है तो वो बेसिक सैलरी का ही हिस्सा है। मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपको किसी एम्प्लॉय को मुझे 50,000 रुपए पर मंथ देने हैं और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो मैं उससे बोलूंगा भाई तुझे मैं 40,000 रुपए तो बेसिक सैलरी दूंगा और मैं तुझे 8,000 रुपए 5,000 रुपए दूंगा डीए के तरीके से महंगाई को निपटने के लिए, और वो बढ़ाता रहूंगा महंगाई के अनुपात में। और मैं तुझे कमीशन भी दूंगा और जितनी मेहनत कर लेगा उतना कमीशन कमा लेगा, 2% ऑफ द सेल दूंगा, जितनी सेल कर लेगा उतना कमीशन तुझे मिल जाएगा। ये मैंने अपने एम्प्लॉय से बोला। अगर मैं उसको कमीशन नहीं दूंगा तो उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो ज्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, बेसिक सैलरी को थोड़ा लोअर साइड में रखते हैं और वो कह देते हैं कि आप ऐसा करो, जितना भी सेल करोगे उसका 2% कमीशन मिल जाएगा, जितना भी सेल करोगे। तो इस बहाने कम से कम उसका सेल करने में डेडिकेशन रहता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये 50 के बराबर ही होगा। तो सरकार ये मानती है और सरकार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये तीन चीजें कम से कम ऐसी होती हैं जो हर एम्प्लॉय को मिलती ही मिलती हैं, बेसिक सैलरी भी और डीए फॉर्मिंग मिलना चाहिए। तो वो सबके लिए जब यूज में हो रहा है तो एचआरए के लिए भी यूज में हो। और कमीशन अगर परसेंटेज ऑन सेल पे मिल रहा है तो वो सैलरी है। अब इंसेंटिव अलग से नहीं कह सकते कि बॉस ने अलग से दिया है वो अपनी तरफ से। उसने बेसिक सैलरी पहले थोड़ी सी इसलिए कम कर ली होगी कि मैं इसको बाकी कमीशन के तरीके से दूंगा सो दैट इसका काम करने में मन लगा रहे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एचआरए की सैलरी के अंदर कमीशन को भी हम इंक्लूड करेंगे अगर कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर पे दे रखा है या परसेंटेज ऑन सेल पे दे रखा है। तो अब एचआरए के अंदर तीन चीजें ली जाती हैं, बेसिक सैलरी और डीए फॉर्मिंग और कमीशन परसेंटेज ऑन द टर्नओवर। लेकिन अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो बस केवल एक चेंज कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो 50% है उसकी जगह हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेकंड लिफ्ट भी सेम रहेगी। जो एचआरए मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा ना। जो रेंट पे कर रहा है वो जो भी शहर का रेंट होगा उस हिसाब से रेंट पे करेगा। लेकिन सरकार कहती है क्योंकि छोटा शहर होगा इनके अलावा, तो इसलिए हम 50 की जगह लिमिट थोड़ी कम कर देंगे, 40% हो जाएगी पहली लिमिट। और एग्जम्पशन वही जो यहां लिखा था, विच एवर इज लोअर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पहली लिमिट चेंज हो जाएगी। जहां लिखा हुआ है मेट्रो वहां की जगह नॉन मेट्रो में बस 50 की जगह 40 करोगे एंड रेस्ट इज सेम, बिल्कुल सेम रहेगा। बाकी दोनों लिमिट्स भी आपके लिए सेम रहेंगी। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया और आप कर भी लोगे क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारी बात इसके आगे बताता हूं, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है वो बात जानना। वो बात यह है कि एचआरए का एग्जम्पशन किस किस बात पे डिपेंड करता है सर। एक तो बेसिक सैलरी पे डिपेंड करता है, एक सर डीए पे डिपेंड करता है जब डीए फॉर्मिंग होता है, एक सर कमीशन पे डिपेंड करता है, कमीशन अगर फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है, एक सर डिपेंड करता है कि उसको एचआरए कितना मिल रहा है, एक इस पे डिपेंड करता है कि उसने रेंट कितना पे किया, और एक इस बात पे डिपेंड करता है कि सिटी में रेंट पे किया गया। देख लो आप, एचआरए निकालने के लिए पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 इंफॉर्मेशन के बेस पे आप निकाल पाते हो कि किसी को कितना एग्जम्पशन दिया जाएगा। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग, कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर, एचआरए, रेंट पेड और किस सिटी में रेंट पे कर रहा है। अगर इसमें से कोई चीज ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाए, जैसे कि सपोज करते हैं यहां पे मैंने लिखा बेसिक सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है सर। डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपीज पर मंथ है और यहां दे रखा है फॉर्मिंग, उसको एचआरए मिलता है। अब जो एचआरए उसके लिए मिलता है वो मिलता है उसके लिए, सपोज करते हैं 8,000 रुपए पर मंथ, और जो रेंट पेड दे रखा है उसके लिए वो दे रखा है रेंट पेड इन दिल्ली।
13,000 रुपये पर मंथ। और फिर मैंने लिख दिया ही शिफ्टेड टू अनदर हाउस इन ऑन 1 Jan। बहुत प्यारा क्वेश्चन करवा रहा हूं, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। ऑन 1 Jan 2002 एंड रेंट पेड 16,000 रुपीज पर मंथ। अब सब कुछ सेम रहा, लेकिन पहले वो रेंट 13,000 रुपए पे कर रहा था और फिर कुछ 1 Jan को वो दूसरे घर में शिफ्ट कर गया। जब दूसरे घर में शिफ्ट किया तो उसको रेंट पे करना पड़ा 16,000 रुपए पर मंथ। तो मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको देखो तो मजा आएगा आपके लिए। पहले मैंने यहां पे लिखा बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी था 30,000 इंटू 12, दैट इज 3,60,000। फिर मैंने यहां पे लिखा डियरनेस अलाउंस 10,000 इंटू 12, और ये हो गया 1,20,000। फिर मैंने यहां पे लिखा HRA, और HRA था 8,000 इंटू 12, और मैंने यहां पे लिखा 96,000। और यहां मैंने पहले लिख लिया एग्जेम्पशन और अंडर रूल 2A। अब हम यहां पे वर्किंग नोट्स बनाते हैं, और बहुत 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 ध्यान से देखना कि मैं कैसे टीच कर रहा हूं। वर्किंग नोट्स, पहले ये देखो कि इन 6 में से कोई चीज चेंज हो रही है। हाँ सर, रेंट चेंज हो रहा है, तो किस डेट पे चेंज हो रहा है वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो और बताओ। सर अप्रैल से लेके दिसंबर 21 तक कोई चेंज नहीं था, सब कुछ सेम था। और सर Jan 22 से चेंज हो गया, तो जब चेंज हुआ उसके बाद का पीरियड अलग लिख लो 22। हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो हमने अप्रैल से दिसंबर तक कोई चेंज नहीं था। जनवरी में दूसरे घर के अंदर गया तो जनवरी से अलग कर दिया, और यहां लिख लिए 9 मंथ्स, और यहां लिख लिए 3 मंथ्स। 9 महीने का एग्जाम्पशन अलग निकाला जाएगा और 3 महीने का एग्जाम्पशन अलग निकाला जाएगा। जब फिगर्स ही चेंज हो गई और हम तीनों में लोअर देखते हैं, तो हो सकता है लोअर भी चेंज हो जाए उसके हिसाब से। मैं लॉजिक समझाऊंगा आपके लिए, बहुत प्यारा लॉजिक, लेकिन पहले क्वेश्चन को मुझे करने दो। अब पहले यहां देखते हैं मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी, और मैंने रेंट कहां पे किया था? दिल्ली के अंदर पे किया था मैं। दिल्ली को चलो दिल्ली रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे पहले देख लेते हैं मेट्रो सिटी। तो अब निकालते हैं सैलरी। अब जब हमें 2 बार सैलरी निकालनी पड़ेगी, 9 मंथ्स की और 3 महीने की, तो हम 1 महीने की सैलरी देख लेते हैं 30,000, और जो 1 महीने का एग्जाम्पशन आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उस साइड में भी हम 1 महीने का एग्जाम्पशन निकाल लेंगे, और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिगर्स तो सारी की सारी सेम है बाकी के 3 के लिए। जब पूरे साल का इकट्ठा करते हैं तो हम पूरे साल का ही एग्जाम्पशन निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके से किया जाए तो हमेशा एडवाइज की जाती है कि आप पहले केवल 1 महीने का निकाल लो, और जितने टाइम तक सारी वैल्यू सेम है फिर एंड में उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 10,000 रुपए हो गया बेसिक सैलरी, और डीए क्योंकि पूरा फॉर्मिंग है तो डीए हो गया 10,000, तो सैलरी निकल के आ गई 40,000 पर मंथ। इसको पहले हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये सैलरी है। अब पहली लिमिट हो जाएगी आपकी 40,000 का 50%, और ये आ गया 20,000 पर मंथ एग्जाम्पशन का। दूसरी लिमिट निकालेंगे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और वो दे रखा है 8,000 रुपीज पर मंथ। और तीसरी लिमिट निकालेंगे तो रेंट पेड, पहले वो रेंट पे कर रहा था 13,000 रुपए, तो 13,000 माइनस 4,000, और ये हो गया 9,000। पहले HRA 8 मिल रहा था और रेंट कितना पे कर रहा था? 13,000 रुपये रेंट पे कर रहा था, तो 13 की जगह रेंट 11,000 रुपये कर देते हैं बेटा। 13 की जगह 11, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा केवल इसलिए, बेटर बन जाएगा इसीलिए। फिर 16 कर लेते। तो रेंट यहां पे लिख लिया मैंने 11,000 रुपीज, तो 11,000 में से 4,000 गया तो आ गया 7,000। थोड़ा बेटर क्वेश्चन बन जाएगा, मैं लॉजिक दे पाऊंगा। तो यहां लिखा एग्जाम्पशन। तो बताओ इन तीनों में लोअर कौन सा है? 7,000।
और 7,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 63,000। पहले लोअर पे हाईलाइट कर दूं मैं 7,000, आखिरी वाली लिमिट सबसे छोटी निकल के आती है। अब इस साइड में जब मैं निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या सिटी चेंज हो रहा है, नहीं मेट्रो है अभी भी, तो फिर सैलरी निकालते हैं और सैलरी अभी भी 40,000 रुपये पर मंथ निकल के आएगी। इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये सैलरी है। अब पहली लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा 40,000 रुपये का 50%, और ये निकल के आ गया आपके लिए 20,000 रुपये पर मंथ। दूसरी लिमिट एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 रुपीज पर मंथ। अब जब तीसरी लिमिट मैंने निकाली तो वो था आपके लिए रेंट पेड, और रेंट पेड अब हो चुका है 11 से बढ़ के 16,000 रुपये। तो 16,000 माइनस 4,000 दैट इज 12,000। अब इन तीनों में लोअर देखते हैं। अब देखो कमाल की बात, पहले आखिरी लिमिट सबसे छोटी थी, अब दूसरी लिमिट सबसे छोटी हो गई। ये रेंट बढ़ने से तीसरी लिमिट बढ़ गई। तो अब एग्जामिशन आ गया 8,000 पर मंथ, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 24,000। तो यहां जो एग्जामिशन मिलेगा वो हो जाएगा आपके लिए 63,000 और प्लस 24,000, तो ये हो गया 87,000। तो 87,000, तो ये आ जाएगा 9,000। तो यहां आ जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। मैं लॉजिक दूंगा, 100% लॉजिक दूंगा, तो 4,89,000। इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर देना, तो फिर आपकी आ जाएगी सैलरी निकल के टैक्सेबल। सर हम इकट्ठा करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा? हाँ, करके देखते हैं, गलत अप्रोच से करके देखते हैं, गलत अप्रोच से। तो पहले देख लेते हैं, सैलरी निकाल लेते हैं गलत अप्रोच से, पूरे साल का करके देखते हैं। तो सैलरी निकाल लेते हैं। तो सर एक साल की सैलरी 3,60,000 दे रखी है, और DA 1,20,000 रुपये दे रखा है, तो सैलरी हो गई 4,80,000। सर पहली लिमिट हो जाएगी 4,80,000 रुपये का 50%, 2,40,000। अच्छा सिटी चेंज कर दूं मैं, दिल्ली से गाजियाबाद कर दूं, तो बताओ 50 करोगे या 40 करोगे? हाँ सर ये बात भी है, फिर तो इधर 40 इधर 50, अलग अलग करना चाहिए। अलग अलग ही किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार मैं बता दूं, तो HRA कितना, 8,000 इंटू 12, टोटल HRA मिला था 96,000। अब रेंट पे 2 बार उसने रेंट पे किया। पहले रेंट पे उसने किया था, पहला वाला रेंट था 11,000 9 महीने के लिए, फिर 16,000 पे किया था 3 महीने के लिए, इतना रेंट पेड था। तो 99,000 प्लस 48,000, तो 1,47,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी हो गई 48,000 रुपये। तो ये आ गया 99,147। तो अब इसमें से जो एग्जम्पशन निकल कर आता, 3 लिमिट आपके पास निकल के आई। पहली लिमिट 240, दूसरी 96, तीसरी 99, तो एग्जम्पशन कितना आ जाता, 96। लेकिन इस केस में एग्जम्पशन कितना आया हमारा, 87,000। 87 वहां पे आ जाता 96। सर डिफरेंट क्यों आया? इसीलिए एक फिगर चेंज हो रही है, तो ये गलत अप्रोच हो गई, ये इस तरीके से नहीं निकाल सकते। इसके पीछे मैं एक लॉजिक देता हूं, मैथमेटिकली शायद आपको समझ में आए। आप हर एक कोचिंग में पढ़ते हो तो अप्रैल की फीस पे करते हो, मंथली फीस पे करते हो, आपको मेरी बात समझ में आएगी। आप कहते हो कॉस्टिंग, उन्होंने कहा 2,000 रुपये पर मंथ है। आपने कहा टैक्स की फीस कितनी है, उन्होंने कहा 3,000 रुपये है, और लॉ की फीस कितनी है, उन्होंने कहा 1,500 रुपये है। बोले सर डिस्काउंट नहीं दोगे कुछ? तो उन्होंने कहा कि 10% ऑफ लोएस्ट का डिस्काउंट दे देंगे हम आपके लिए। तो बताओ अप्रैल में कितना डिस्काउंट मिलेगा, 150 रुपये का, क्योंकि इन तीनों में सबसे छोटा लॉ है। फिर मई में आपसे पूछा गया तो कॉस्ट की फीस 2,000 थी, टैक्स की फीस 3,000 रुपये थी, और फिर लॉ की फीस 2,500 रुपये कर दी। इंस्टीट्यूट ने सिलेबस रिवाइज किया, लॉ की फीस बहुत, लॉ का सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया, तो कोचिंग वालों ने भी बढ़ा दिया। तो बताओ मई का डिस्काउंट कितना हो गया? सर सबसे पहले तो छोटा आपका 1,500 था, अब 2,000 हो गया, तो अब निकल के आ गया आपके लिए डिस्काउंट 2,000 रुपये का। तो मई में, अप्रैल में डिस्काउंट 150 का मिला, और मई में 200 का मिला। मैं कहता हूं क्या कम, अब टोटल डिस्काउंट तो आपको 2 महीने का 350 रुपये का हो गया।
मैं मैथमेटिकली बोलूंगी टोटल करके निकाल दें दोनों महीने का, यहां 2 महीने की फीस 4,000 हो गई, यहां 2 महीने की फीस 6,000 हो गई, यहां 2 महीने की फीस कितनी हो गई, 4, बाई चांस 4 हो गई, चलो कोई नहीं 4। अब इसमें लोअर का निकालोगे तो 400 निकल के आएगा, और ये 300-350 निकल के आ रहा है। सर ऐसा क्यों हुआ? जब भी आप तीन चीजों में लोअर देख रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट लोअर निकल के आ रहे हैं, तो जब उनको टोटल करोगे तो लोअर भी तो चेंज हो जाएगा उन तीनों के अंदर। तो जब एग्जम्पशन आपके कुछ फिगर्स पर डिपेंड कर रहा है और तीन में लोअर देख रहे हैं और आप फिगर्स चेंज कर रहे हो, तो एग्रीगेट में तो लोअर चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई फिगर चेंज होती है, यहां तो मैंने एक ही चीज चेंज करी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बेसिक सैलरी 3 महीने के बाद चेंज हो गई, फिर 3 महीने के बाद एचआरए और चेंज हो गया, फिर 3 महीने के बाद रेंट चेंज कर दिया, फिर 3 महीने के बाद सिटी चेंज कर दिया। अब 4 बार में एग्जम्पशन निकलती है। पहला चेंज हुआ 3 महीने के बाद, तो पहले 3 महीने सब कुछ सेम था, निकाल देंगे। फिर अगला जितनी बार भी चेंज होगा, जब तक फिगर सारी सेम है, उसका एग्जम्पशन अलग निकालो। जैसे ही कोई चीज चेंज होगी, अब उसका एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा। तो मैंने तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब पहले होते थे, अब तो पेपर में कभी आते नहीं है, कि 8-8 एग्जम्पशंस निकल रही हैं। सैलरी 3 बार चेंज कर दी, फिर शहर चेंज कर दिया, फिर डीए भी चेंज कर दिया। हालांकि एक क्वेश्चन मैंने दिया है अपने बुक में समझाने के लिए, जिसमें 3-4 शायद 3 बार में निकाला गया, अप्रैल टू जून, जुलाई टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। ये क्वेश्चन भी करेंगे हम, लेकिन बड़ा क्वेश्चन बाद में, पहले ये समझो कि ये किस तरीके से मैंने किया। तो जब भी कोई चीज चेंज हो रही होगी, इसमें रेंट चेंज हुआ तो जिस डेट पे चेंज हुआ उस डेट पे आप क्या कर देना, आप उसको 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर देना, और उसके बेस पे एग्जम्पशन का बेनिफिट फिर आपके लिए दिया जाएगा। तो मैं आगे चलूं उससे पहले मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन आप करो। 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि हमने ऊपर तक के तो सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे। 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और 1 अक्टूबर ये यहां पे क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा, ये वाला 7th क्वेश्चन करके दिखाओ। केवल टैक्सेबल अमाउंट पूछा है एचआरए का, एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, बस पूरी सैलरी मत निकालना। केवल और केवल टैक्सेबल अमाउंट एचआरए का कितना निकल के आएगा वो बताना बस केवल आंसर में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह है नीचे, इसलिए मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। X is an employee of SBTC Private Limited. He gets 20,000 per month at salary and 10,000 per month as dearness allowance 50% for me. He gets 11,000 per month as house rent allowance. He takes house on rent, monthly rent being 10,000 per month at Nagpur. However, on 1st October 21 he shifts to another house, monthly rent being 15,000. 1 अक्टूबर को चेंज हो रहा है समीकरण। तो यहाँ पे हमने खींच दी एक लाइन बीच के, और यहाँ पे 2 पार्ट्स पहले हमने लिख दिए, अप्रैल 21 टू सितंबर 21 और अक्टूबर 21 टू मार्च 22, 6 months एंड द 6 months। अब सबसे पहले देखते हैं सिटी कौन सा है स्टार्टिंग के 6 months के लिए, तो लिखा हुआ है नागपुर, तो लिख दिया नॉन मेट्रो। नागपुर सिटी दे रखा है, नागपुर। अब निकालते हैं सैलरी, तो सैलरी तो चेंज ही नहीं हुई है, तो पहले सैलरी उसकी थी 20,000 रुपीज पर मंथ, और डीए था आपके लिए 10,000 जिसका आधा फॉर्मिंग था, तो ये हो गया 5,000, तो ये हो गया 25,000 पर मंथ। अब पहली लिमिट निकाल देते हैं 25,000 का 40%, ये हो गया 10,000। दूसरी लिमिट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 21, नहीं ऊपर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 11,000 आपके लिए दे रखा है एचआरए, 11,000 पर मंथ। फिर उसने रेंट पे किया, स्टार्टिंग में वो रेंट पे कर रहा था 10,000 रुपीज नागपुर के अंदर, तो 10,000 माइनस 2,500, तो ये हो गया 7,500 पर मंथ। वो घर शिफ्ट करेगा तब उसको मिलेगा 15, पहले 10,000 रुपये रेंट था,
तो यहां जो एग्जम्पशन हो जाएगी उसके लिए वो हो जाएगी 7500 इंटू 6 और ये हो गया 45,000। अब जब यहां देखेंगे तो सिटी भी सेम है और सैलरी भी सेम है 25,000 पर मंथ। पहली लिमिट भी सेम है 10,000, दूसरी लिमिट भी सेम है 11,000 पर मंथ, लेकिन तीसरी लिमिट पे फर्क पड़ जाएगा। अब जो रेंट वो पहले पे कर रहा था 10,000, अब वो पे कर रहा है 15,000। तो यहां लिखेंगे 15,000 और माइनस करेंगे 2500 तो 12,500। तो सबसे पहले ये छोटा था 7500, अब 10,000 सबसे लोअर निकल के आएगा। तो अब यहां पे जो एग्जम्पशन निकल कर आएगी वो एग्जम्पशन हो जाएगी 10,000 इंटू 6 दैट इज 60,000। तो टोटल एग्जम्पशन कितनी हो जाएगी? टोटल एग्जम्पशन आपकी हो जाएगी 1,05,000, 45 प्लस 60। तो अब यहां पे HRA मिला कितना? HRA उसको मिला 1,32,000, 11,000 इंटू 12 और यहां से एग्जम्पशन 1,05,000 रुपये माइनस कर दिया तो टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ गया 27,000। 27,000 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द आंसर। 7th कर दिया, 7th हो गया। 5th 6 होमवर्क है। 8th और करके दिखाओ बेटा मुझे। 8th थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं 8th में, वरना गलत कर दोगे। इसमें भी रेंट चेंज हो रहा है। 1 जनवरी 2022 को वो अपने घर में शिफ्ट कर गया। तो अपने घर में शिफ्ट कर गया तो रेंट हो गया 0, रेंट पे ही नहीं कर रहा है, रेंट नॉट पेड। HRA उसके लिए 12 महीने का ही मिलेगा। ये मत समझना HRA 12 महीने का मिलेगा, 9 महीने का मिलेगा। HRA अलाउंस की खास बात ये होती है खर्चा हो नहीं हो बॉस देता रहता है। HRA तो 12 महीने का होगा, लेकिन एग्जम्पशन आपको देखना पड़ेगा कि बाद के 3 महीने का कैसे निकाला जाएगा। रेंट पेड 0 है क्योंकि अपने घर में शिफ्ट कर गया था। तो ये मैंने हिंट दे दिया कि HRA 12 महीने का ही मिलेगा। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी समझ के हिसाब से करो, फिर मैं करके दिखाऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा। X is an employee of SBTC Limited. He gets 40,000 per month as salary and 50% of basic salary as DNS allowance. 50% for me. He gets 21,000 per month as house rent allowance. He takes a house on rent in Shimla. Rent 24,000 per month. However, on 1st Jan 22, he shifts into his own house. Find out the house rent allowance. फर्स्ट जैन तो पहले यहां पे लिखा अप्रैल 21 टू दिसंबर 21, फिर लिखा जैन 22 टू मार्च 22, फिर यहां पे पहले देखा मेट्रो या नॉन मेट्रो, तो शिमला का मतलब हो गया नॉन मेट्रो। फिर यहां पे सैलरी देखी सैलरी मिलती थी 40,000 प्लस 50 का 50 10,000, एक महीने की सैलरी हो गई 50,000 पर मंथ। इसको हाईलाइट कर दिया बिकॉज दिस इज द मंथली सैलरी। पहली सैलरी 40% तो 20,000 रुपये आ जाएगा बेटा। एक्चुअल HRA रिसीव एक्चुअल वो 21,000 रुपये पर मंथ दे रखा है बेटा। रेंट पेड और वो दे रखा है आपके लिए 24,000 माइनस 5,000 दैट इज 19,000 पर मंथ। तो एग्जम्पशन कितना हो जाएगा बेटा? एग्जम्पशन हो जाएगा 19,000 इंटू 9, 1,71,000। तो 1,71,000 निकल के आ गया आपके लिए 9 मंथ्स का एग्जम्पशन। अब देखते हैं बाकी 3 मंथ्स के लिए। तो पहली लिमिट अभी भी सेम रहेगी 20,000। HRA सेम मिल रहा है 21,000 पर मंथ। रेंट पेड हो गया 0 और माइनस 5,000 और 0 में से माइनस करो तो 0। सर नेगेटिव नहीं आ सकता है? एग्जम्पशन नेगेटिव में कैसे पॉसिबल है? एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? नेगेटिव डिस्काउंट 2,000 रुपए की शर्ट पे है तो डिस्काउंट देगा या नहीं देगा? नेगेटिव डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया? तो जब आपका रेंट ही 0 है तो 0 और विच एवरेज लोअर, लोअर इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 अपने आप में एक फिगर होती है। कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इन दोनों में लोअर देख लेते हैं और 20 देख लेते हैं, वो 0 को फिगर नहीं मानते। 0 इज ए फिगर। जब छोटा सबसे इसमें 0 हो गया, 0 तो हम लोगों ने दिया था वर्ल्ड के लिए, कहते हैं 0 भारत ने दिया है।
आप समझो बात के लिए, ये कभी मत करके आना, ये रूल याद कर लो, अगर वो रेंट पे नहीं पे कर रहा है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। बात भी लॉजिकल है, जब एग्जम्पशन की तीसरी कंडीशन रेंट पेड पे डिपेंड करती है और रेंट पे नहीं कर रहे हो आप, तो लोअर तो सबसे छोटा अपने आप हो गया ना, जीरो ने, तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। तो रूल याद कर लो, इफ ही इज नॉट पेइंग रेंट then exemption will not be allowed. नो नीड टू चेक थ्री कंडीशंस, वो तो मैंने बता दिया कि जीरो सबसे छोटा आ रहा है। बस ये लिख देना कि अगर वो अपने घर में रह रहा है या किसी भी तरीके से रेंट पे नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में HRA दे रखा था 21,000 इंटू 12, 2,52,000 माइनस 1,71,000, 81,000 इज द आंसर। 81,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा 81,000। तो फिफ्थ होमवर्क है, सिक्स होमवर्क है, सेवन कर लिया, एट कर लिया, नाइन्थ होमवर्क है। लेकिन चीटिंग नहीं चलेगी, आंसर पढ़ मत लेना पहले। मैंने इसलिए कि बच्चे मैच कर पाए सही कर रहे हैं, तो वो आप ही का लॉस होगा। पहले आप खुद सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैच करना। मैच कर जाएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और मैच नहीं करेगा तो ये पता लग जाएगा कि हमने क्या गलती करी थी जिससे कि एग्जाम में वो गलती हम नहीं करें। तो माई एडवाइस की पहले देख लेना, उसके बाद करना आप इस बात के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको कहा जाता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। वैसे तो पर्क आने चाहिए, क्योंकि अलाउंस के बाद नेक्स्ट चीज होती है पर्क। लेकिन पर्क आने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं टैक्सेबल सैलरी, क्योंकि अभी तक ग्रॉस सैलरी की बात हो रही थी। जो हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी, टैक्स हमेशा टैक्सेबल सैलरी पे किया जाता है, ग्रॉस सैलरी पे नहीं। तो ग्रॉस सैलरी में कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है, कुछ माइनस करते हैं। तो सबसे पहले माइनस किया जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और सेक्शन होता है 16(1)(a), अंडर सेक्शन 16(1)(a। ये 1 आई नहीं है, ये 1 है, रोमन में लिखा गया है 1। पहले 1 हुआ करता था, आज से बहुत साल पहले 1 हुआ करता था, बहुत जब मैंने टीचिंग शुरू करी थी। फिर वो डिडक्शन सरकार ने बंद कर दिया 1। फिर अब बहुत सालों के बाद अभी 3-4 साल पहले दोबारा लेके आए, तो 1 में तो वो पुराना वाला ही लिखा हुआ है। हालांकि 1 वाला अब दिया नहीं जाता है, लेकिन उस समय का कोई केस वगैरह होगा तो वो एक्ट में लिखा अभी भी है 1 वाला। तो 1 के पास अवेलेबल था नहीं, इसलिए 1A को इन्होंने क्लॉज में डाला। तो बच्चे पूछते हैं 1 कहां गया? 1 भी हुआ करता था पुराने, इवन मैंने 1 पढ़ाया हुआ है, जब मैं स्टार्टिंग टीचिंग करी थी तो 3-4 साल था 1। फिर बाद में 1 को हटा दिया गया कि अब बेनिफिट आगे से नहीं मिलेगा। लेकिन वो एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें लिख दिया आगे से नहीं मिलेगा, पीछे वालों को तो मिल ही चुका है। तो इनके पास 1 अवेलेबल नहीं था, इसलिए 1A लिखा गया है आपके लिए। और दूसरा होता है डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, अंडर सेक्शन 16(2)। और तीसरा बेनिफिट होता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 3। अगर पेपर में पहला तो आएगा ही आएगा, वो तो मिलता ही मिलता है ऑलवेज, लेकिन सेक्शन लिखना जरूरी है, ये लिख के आना पड़ेगा, टीचर बनना नंबर काट लेंगे आपके। यू विल हैव टू राइट मेंशन दीज सेक्शंस, और बैलेंस जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल सैलरी। तो इन 3 को माइनस करने के बाद, जिसमें ये तो हमेशा दिया ही जाता है, अनकंडीशनल है ऑलवेज, कितना होगा मैं बताऊंगा। बाकी 2 कब मिलते हैं, क्यों मिलता है, मैं अब आपको टीच करूंगा। और इसके बाद टैक्सेबल सैलरी, तो मैं आपको कुछ भी टीच करूं, अलाउंस के बाद फिर पर्क टीच करूंगा, फिर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी वगैरह, पहले सबको ऐड करते रहो, जो भी मिलता है ऐड कर दो। टोटल ऐड करने के बाद कभी भी टैक्सेबल सैलरी मत बोलना, पहले लिखना ग्रॉस सैलरी। फिर एक डिडक्शन तो देना ही देना है, इंस्टेंट डिडक्शन जो अप टू 50,000 होगा। फिर बाकी के 2 भी अगर एलिजिबल होगा तो वो भी माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा दैट इज द टैक्सेबल सैलरी।
बोलो लोकेश, आपने हैंड रेज किया था, क्या डाउट है बेटा आपके लिए? सर एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी से था, तो मैं सोचा कि एक क्लास कंप्लीट हो जाता था लास्ट में। तो बेई मैं कहता बेटा फिर रेज ही नहीं करना था। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। हमेशा मिलेगा, ऑलवेज, ऐसा है ही नहीं मिलेगा। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? वैसे तो 50 लिख देते हैं, लेकिन सही आंसर होगा अप टू ₹50,000। सर अप टू क्यों लगाया? क्योंकि किसी की ग्रॉस सैलरी ही अगर 50 से कम निकल के आती है तो फिर कैसे आप 50 माइनस करोगे, इसलिए अप टू लगाना जरूरी होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए और उसमें अप टू वाला ऑप्शन ही नहीं हो तो 50 टिक कर देना, क्योंकि कर सकते हैं इंस्टीट्यूट वाले 50 ही लिखते हैं, क्योंकि हर आदमी 50 ही माइनस करता है। लेकिन अगर थियोरेटिकली समझो किसी की सैलरी 50 से कम है तो फिर कैसे आप 50 माइनस करोगे? किसी ने, भले ही किसी की सैलरी है चलो 40,000 रुपये पर मंथ है, और किसी ने ज्वाइन ही मार्च में किया, तो उसकी ग्रॉस सैलरी तो अब 40 ही रहेगी ना, तो फिर डिडक्शन उसको 50 का कैसे मिल जाएगा? तो ग्रॉस सैलरी से ज्यादा का कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अप टू 50,000 रुपीज है, और हमेशा दिया ही जाएगा, ऑलवेज माइनस करना ही पड़ेगा। जब इस डिडक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया तो दो बेनिफिट्स वापस ले लिए गए थे। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में से 1,600 रुपए पर मंथ का एग्जम्पशन मिलता था, अब केवल डिसेबल्ड को मिलता है। पहले जो डिसेबल्ड नहीं थे उनको भी मिलता है, वो भी सरकार ने कहा फुली टैक्सेबल करेंगे। और जब मैं पर्क टीच करूंगा तो मेडिकल प्रैक्टिस में आपको टीच करूंगा तो वहां 15,000 रुपए का एक बेनिफिट मिलता था, वो भी वापस ले लिया गया। लेकिन उन दोनों को वापस के बदले एक 50,000 रुपए का शानदार बेनिफिट दिया गया। पहले ये 40 था, लेकिन बाद में बढ़ा के 50 कर दिया गया। इस समय 50,000 रुपीज का बेनिफिट है जो दिया जाएगा। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन की, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। और डिडक्शन मिलता है 16(2) के अंदर। इसलिए आप याद करो, जब मैं आपको पहली वाली जब पढ़ा रहा था पहली क्लास में, मैंने एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा था, उसका हैश बनाया था। अभी भी आपके सामने वाली पीडीएफ होगी, क्योंकि गूगल ड्राइव पे मैं ये वाली पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूं, तो उसमें मैंने हैश बनाया था, मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। ये पहले फुली टैक्सेबल होता है तो ग्रॉस सैलरी में हमेशा पूरा ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड करने के बाद फिर इसको माइनस किया जाएगा, और माइनस जो किया जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब केवल दो माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखूं तो वहां पर टीचर आपको बताएगा इस पॉइंट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है। कई जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज को भी माना जाएगा। कई जगह जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती हैं उनको भी माना जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक पॉइंट के लिए वो होगा गवर्नमेंट, दूसरे पॉइंट के लिए होगा नॉन गवर्नमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस में केवल केवल लिखा हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केवल इन्हीं के लिए बेनिफिट दिया जाता है। तो ये भी याद कर लेना, अगर मैं आपको दूं मिस्टर एक्सन एम्प्लॉय ऑफ द म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट लोकल बॉडी हो गई, और यहां पे केवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय को भी नहीं मानेंगे। यहां पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में काम करता हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स में काम करता हो तभी बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा जो बच जाएंगे उनको बोला जाएगा नॉन गवर्नमेंट्स, या अदर लिख सकते हैं, उनके लिए डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। तो नॉन गवर्नमेंट की डिडक्शन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, उनके लिए हमेशा फुली टैक्सेबल ही रहेगा। लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहती है हम कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, पहले ऐड कर देंगे फिर हम माइनस करेंगे, और कितना माइनस करेंगे वो पहली लिमिट है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सेकेंड ₹5,000, और तीसरा एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड। और यहां लिखा हुआ है डिडक्शन
विच एवर इज लोअर। तो पहले फुली टैक्सेबल कर देंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। गवर्नमेंट अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, जनरली क्वेश्चन में आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हम जनरली पेपर में, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि डिडक्शंस पेपर में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तब तो हमें देखना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जनरली माइनस नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जनरली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आता है। लेकिन अगर बाई चांस गवर्नमेंट का आ गया तो पहले फुली टैक्सेबल कर दोगे और फिर माइनस करोगे। तो पहले 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 रुपीज आपको याद करनी पड़ेगी लिमिट, और एक्चुअल अलाउंस रिसीव वो तो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आपको गिवन ही होगा। इन तीनों में जो भी लोअर होगा उसके लिए माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस है 10,000 रुपीज पर मंथ, और यहां मैंने लिखा फॉर मी। और भी बहुत सारी, चलो मैं लंच अलाउंस यहां पे लिख लेता हूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। लंच अलाउंस मिलता है 2,000 रुपीज पर मंथ। फिर मैंने यहां पे लिखा उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, और वो मिला 1,200 रुपए पर मंथ। मैं कहता हूं उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालो। दो केस में निकालो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दोनों केस में उसकी सैलरी निकालो। तो हम इसकी सैलरी निकालने की कोशिश करते हैं। सैलरी कैसे निकाली जाएगी? तो पहले केस में बेसिक सैलरी 6 लाख, डीएनएस अलाउंस 1,20,000, लंच अलाउंस 24,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस 14,400। तो 7,20,000 और 7,20,50, 7,54,400। I would like to use the calci. 7,20,000 plus 24,000 plus 14,400, 758 कैसे आ सकता है? अच्छा, 14 और 24 से 7,58 आएगा बेटा। हम सही किया, मैंने यूज कर लिया 7,00,000। 24 और 14 हो जाएगा 38, और 20 58 हो जाएगा बेटा। अब इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। अब यहां से पहले 16(1)(a) तो माइनस कर ही देंगे 50, उसमें तो सोचना ही नहीं है। अब क्योंकि पहले केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 16(2) भी माइनस करेंगे। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। पहली लिमिट 6 लाख का 20%, 1,20,000। दूसरी लिमिट 5,000 जो कि फिक्स्ड है। तीसरी अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, और वो कितना मिला? 12,000 नहीं 14,400। इन तीनों में लोअर, तो यहां कर देंगे -5,000। तो अब जो आपकी टैक्सेबल सैलरी निकल कर आएगी, तो इसमें से माइनस कर दो 55,000, तो ये आ गया 7,03,400। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो सैलरी तो सेम आएगी 758,400। 50,000 भी माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस नहीं करेंगे, तो 7,08,400 निकल के आएगी। नॉन गवर्नमेंट में डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकली याद कर लेना, प्रैक्टिकली जनरली इन दोनों में ही हमेशा लोअर निकल के आता है, मेरा एक्सपीरियंस है। 20% तो कभी लोअर हो ही नहीं पाता है। किसी की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ भी दे रखी होगी, तो 1,20,000 रुपए का 20% 24,000 हो गया, 500 तो ज्यादा हो ही गया। किसी की सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ भी दे रखी होगी तो साल की हो गई 60,000, उसका 20% 12,000 हो गया। किसी की सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ भी दे रखी होगी तो एक साल की 36,000, उसका 20% 7,200। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की भी सैलरी 3,000 रुपए नहीं चल रही होगी आज की डेट के अंदर, तो पहली लिमिट तो लोएस्ट जनरली निकल के आ ही नहीं सकती है।
लिमिट बाकी दो में अगर तो एग्जाम में टाइम नहीं हो, जल्दी से माइनस करना है कैलकुलेशन करने का, तो देख रहे कितना अलाउंस मिला, और 5,000 जो भी लोअर हो उठा के माइनस कर देना। लेकिन कभी जब वो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर यहां पे मैं म्यूनिसिपलिटी एमसीडी का एम्प्लॉय भी लिख दूं, म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तब भी वो आपके लिए दूसरा वाला केस बनेगा, पहला केस नहीं बनेगा, क्योंकि पहले केस में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, किसी और का नहीं माना जाएगा। एमसीडी को नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के या गवर्नमेंट कंपनीज को भी नॉन गवर्नमेंट के बराबर माना जाएगा। तीसरा डिडक्शन होता है बेटा, उसको कहा जाता है डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। पहले तो आप ये समझ लो, एक टैक्स क्या दूसरी इनकम के लिए एक्सपेंडिचर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते समय म्यूनिसिपल टैक्सेस को हमने एक्सपेंडिचर माना था। इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा करोगे, जो घर मैंने किराए पे दिया उस घर का म्यूनिसिपल टैक्स मैं पे करता हूं, तो म्यूनिसिपल टैक्स की सुविधाएं कौन यूज कर रहा है? किराएदार। तो मेरे लिए तो वो खर्चा बन गया ना। तो टैक्स भी इनकम के लिए अर्न करने के लिए खर्चा बन सकता है। जो टैक्सेस पे करते हैं वो इनकम में एक्सपेंडिचर के तरीके से बिहेव हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो अपने जब भी जॉब लगती है उस स्टेट के अंदर, तो उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट टैक्स। पूरे इंडिया में क्यों नहीं लगता है ये बात मैं आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं मैटर्स। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो स्टेट लिस्ट में दे रखे हैं। और कौन से टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट या किस पे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में दे रखा है। केवल टैक्सेस की बात ही नहीं है, किसी भी मैटर पे लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है या असेंबली के पास है। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो असेंबली स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं पार्लियामेंट पास करती है। तो पावर को ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बड़े समझदार थे, उन्होंने पहले ही बता दिया इस मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है एक्ट बनाने का, चाहे फाइनेंस की हो चाहे नॉन फाइनेंस की। इस मैटर पे एक्ट बनाने का राइट हम असेंबली को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। और इस मैटर पे कानून दोनों लोग बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट में। उसको कॉन्करेंट कहते हैं, जैसे कि कॉन्करेंट में एजुकेशन दे रखा है, इसीलिए सीबीएसई बोर्ड भी चलता है, स्टेट बोर्ड भी चलता है। जैसे राजस्थान बोर्ड भी चल रहा होगा, सीबीएसई बोर्ड भी चल रहा होगा। यूपी के अंदर यूपी बोर्ड भी है और सीबीएसई बोर्ड भी है। सीबीएसई सेंट्रल का, यूपी बोर्ड यूपी गवर्नमेंट का। लेकिन इनकम पे टैक्स लगाने की पावर केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए चाहे राजस्थान में रहते हो चाहे यूपी में रहते हो, हर जगह सेम टैक्स पढ़ाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो कुछ कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कुछ कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो लिखा हुआ है वो केवल लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो राज्य सरकार का यहां पर डिस्क्रिशन है कि वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेती है या नहीं लेती है। तो जहां एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, वो राज्य सरकार आपसे टैक्स मांगती है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और सही भी है, एम्प्लॉयमेंट पेड़ पे थोड़ी नहीं लगता है कि आप सीएमए करोगे, पेड़ हिलाएंगे, नौकरी गिरेगी और नौकरी ज्वाइन कर लोगे। स्टेट गवर्नमेंट्स भी जॉब क्रिएट्स करती हैं। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज को बुलाते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगवाते हो। तो जब भी कोई आदमी कहता है मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, तो हर राज्य का चीफ मिनिस्टर चाहता है कि हमारे यहाँ यूनिट लगाओ आप, हमारे यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो लोगों को देने के लिए। भैया क्यों ऐसा है कि बेंगलोर में ही आईटी हब बना हुआ है, दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता है, हरियाणा में क्यों नहीं बन सकता है? बनाओ आईटी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, और जो इंडिया के बाहर की कंपनीज यहाँ के ऑफिस खोलती हैं, उनको इनवाइट करो, उनको माहौल दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दो उनके लिए सब कुछ दो, वो बिजनेस करें आपके यहाँ आके। तो कम से कम उनको बिजनेस करने का एक माहौल मिले, गुंडागर्दी नहीं हो, लैंड इजीली मिले, स्ट्राइक वगैरह कम से कम हो, आप दो माहौल। तो जो राज्य भी स्टेट को, जैसे साउथ के स्टेट्स लगाते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। जैसे यूपी में नहीं है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, मेरे ख्याल से बिहार में भी नहीं है। लगा सकती है यूपी गवर्नमेंट, लेकिन पहले जॉब तो क्रिएट करो तभी तो लगाओगे आप। कब ऐसा सुना कि महाराष्ट्र का आदमी लखनऊ आ रहा है जॉब करने के लिए? हम तो चाहते हैं मुंबई का आदमी लखनऊ जॉब करने के लिए आए। कभी सुना कोलकाता का आदमी पटना आ रहा है जॉब करने के लिए, जो पटना थोड़ा बड़ा शहर हो गया, छोटे शहर में जा रहा है किसी करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं सुनते हैं। दिल्ली कभी आता बरेली का आदमी, बरेली दिल्ली का आदमी बरेली जा रहा हो, जो वहां बिजनेस करेंगे जाके।
रहते हो बात अलग है, लेकिन रहने वाला बरेली का दिल्ली आता है पैसा कमाने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, इसलिए सरकार एक टैक्स मांगती है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब आपकी किसी स्टेट में नौकरी लगी और आपने एम्प्लॉयमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दिया, तो वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया नहीं हो गया इनकम को अर्न करने के लिए। अगर आपने 10 लाख रुपए कमाए और आपने 2,000 रुपए टैक्स पे कर दिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो बताओ वास्तव में कितना कमाया? 9,98,000, क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से टैक्स पे करना पड़ रहा है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर बन गया। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं सैलरी में से खर्चा माइनस होता है, केवल एक। पहली क्लास में मैंने कहा था सैलरी में केवल इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती नहीं है। जो आ रहा है जोड़ते हुए चलो। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो खर्चे के रेस्पेक्ट में बेनिफिट नहीं है, वो तो बेनिफिट अलग से दिया ही जा रहा है। लेकिन ये वाला मैं खर्चे के तरीके से मानता हूं एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है, क्योंकि आपने नौकरी के लिए ये वाला टैक्स पे किया है, इसलिए एक्सपेंडिचर हो गया। तो जो भी आपने पे किया होगा दैट इज फुली डिडक्टेबल, वो पूरा का पूरा आपका हक है, वो माइनस करना, फुली डिडक्टेबल माइनस कर दिया जाएगा। और एक बात और बता दूं, डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। जो मैंने म्युनिसिपल टैक्स में लिखवाया था, अगर आउटस्टैंडिंग है तो माइनस नहीं करेंगे, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम निकाल रहे हो उसमें पे करना। और अगर 3 साल का इकट्ठा पे कर दोगे तो 3 साल का माइनस कर देंगे हम, लेकिन हम माइनस पेमेंट बेसिस पे ही करेंगे, ड्यू होगा तो माइनस नहीं करेंगे, सरकार कहती है। और एक बात और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट 2500 रुपए से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट टैक्स एक साल में नहीं इंपोज कर सकती है। मैक्सिमम एक साल में 2500 रुपए हो सकता है बस। तो कई बुक्स तुम पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा 2500 और एम्प्लॉयमेंट टैक्स विच एवर इज लोअर। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सर गलत क्यों हो गया? 25 से ज्यादा लगाना अलाउड है ही नहीं, तो लोअर का सवाल ही खत्म हो गया। लोअर या तो 2500 होगा या 2500 से कम होगा। जब 2500 से ज्यादा का पॉसिबल ही नहीं है तो आप लोअर क्या कह सकते हो? जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होगा पूरा का पूरा माइनस करो, वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2500 या 2500 कम ही निकल के आएगा, वो ज्यादा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और इस लैंग्वेज में एक कमी और आ गई। सर क्या कमी आ गई? सपोज करते हैं 2021 में मेरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स जो आया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो 1,000 रुपए का बिल आया, चलिए 2,000 रुपए का सपोज। अब आउटस्टैंडिंग था तो डिडक्शन का बेनिफिट दिया गया होगा? नहीं दिया गया होगा। अब 21-22 में मैंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड कर दिया, पेड। और कितना पे कर दिया? 2,000 तो इसका, और प्लस जो 2,000 आउटस्टैंडिंग था वो भी पे कर दिया, 4,000 रुपए पे कर दिया। अब बताओ कितना माइनस करोगे? सर 4,000 पूरा माइनस करेंगे, लेकिन इस लैंग्वेज में दिक्कत हो जाएगी। 2,500 और एम्प्लॉयमेंट टैक्स 4,000, तो 2,500 रुपए लोअर बन जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? तो ये गलत है 2,500 और लोअर लिखना, ये लैंग्वेज गलत है। आप लिखो जो भी होगा 2,500 से कम ही आएगा, ज्यादा का। आइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी मोर देन 2,500 इन द ईयर। 2,500 से ज्यादा का लगा ही नहीं सकती हैं वो टैक्सेस। तो इसीलिए आप मत याद करो 2,500 की फिगर, जो भी क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा 2,500 से कम ही दे रखा होगा। हाँ, अगर 2 साल का मिला के पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो ये मत समझना 2,500, इस एग्जाम्पल में कंफ्यूज हो जाओगे, 2,500 ज्यादा का नहीं मिलता भैया। दोनों साल 2,500 से कम था, 2,000 भी कम था, ये 2,000 भी कम था। 4 तो इसलिए माइनस कर रहे हैं, पिछले साल माइनस नहीं किया था, डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है, इस ईयर में पे करेंगे, उस ईयर में हम माइनस कर देंगे। इसीलिए मैं यहां से इसको एरेज भी कर देता हूं, क्योंकि आप 2,500 रुपए की फिगर से कंफ्यूज हो गए। बस ये याद कर लो कि जो भी दे रखा होगा वो माइनस करेंगे, लेकिन डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में माइनस करेंगे, और अगर पे नहीं किया हुआ है तो माइनस नहीं किया जाएगा। तो इन 3 डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो सैलरी, तो इस डिडक्शन का बेनिफिट तो हमेशा मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस में 2 कंडीशन, पहले तो अलाउंस मिलता भी हो और फिर मिले सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। और डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पे कर रहे हो, ऐसे स्टेट में आप नौकरी करते हो। अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो तो माइनस करना, नहीं दे रखा हो तो माइनस मत करना, सो सिंपल। तो ये तीनों डिडक्शंस किसी भी एम्प्लॉय के लिए दी जाती हैं, बस 3 ही होते हैं। ये तीनों मैंने आपके लिए टीच कर दी है। सही है? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके लिए, पेड मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पेड हाईलाइट मैंने किया।
तो आपका बस होमवर्क केवल ये 3 क्वेश्चन हैं, 3, हाँ, 5th 6th और 9th HRA के क्वेश्चन। डिडक्शंस पे बहुत सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ बहुत प्यारे टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में आपको टीच करूंगा।